ओके, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड चालू किया था, है ना। तो उसमें से हम लोगों ने कुछ बातें देख ली थी। शायद लास्ट लेक्चर में जो लास्ट पॉइंट था हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? अच्छा, हाइड्राइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट पॉइंट। आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, तो आयनिक हाइड्राइड किसने बनाया था? एस ब्लॉक के एलिमेंट ने, एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। और कोवेलेंट हाइड्राइड किसने बनाया था? पी ब्लॉक के एलिमेंट ने। वो तीन प्रकार के थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड किसने बनाया था? डी और एफ ब्लॉक में। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था, हाइड्राइड गैप। 7th, 8th और 9th ग्रुप के एलिमेंट अपना हाइड्राइड नहीं बनाते, जिसे हम लोगों ने बोला था हाइड्राइड गैप। अच्छा भाई, आज हम लोगों को इसके आगे कंटिन्यू करना है। दैट इज द नेक्स्ट हेडिंग इज वाटर। तो आइए चलते हैं, लेके चलते हैं। वाटर हेडिंग बच्चों पढ़ा हुआ है। तो वाटर के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, वाटर जैसा कि आपको मालूम है, इसके आगे लिख लेना, वाटर इज एम्फीप्रोटिक, वाटर बेटा कैसा होता है? एम्फीप्रोटिक होता है। प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। उसी के आगे जगह खाली पड़ी है, वहां पे लिख लो। और आप चाहो तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, इसकी ऑटो प्रोटोलिसिस की इक्वेशन लिख सकते हो। एक वाटर प्रोटॉन देगा और एक वाटर प्रोटॉन लेगा, तो इसकी ऑटो प्रोटोलिसिस की इक्वेशन ये बन जाएगी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं इन आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, आगे बढ़ते बेटा। ईच वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, ये बात भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में मालूम है कि प्रत्येक वाटर जो है, जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? ऑफ कोर्स 4। बिल्कुल सही बात है, 4 बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक इस हाइड्रोजन से बना सकता है, इस हाइड्रोजन से बना सकता है, इस लोन पेयर से बना सकता है और इस लोन पेयर से बना सकता है। एक वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर और 4 वाटर। तो ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। यही तो बेटा रीजन होता है कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, H2O, H2S, H2SE, H2T। अगर आपको याद हो, ऊपर से नीचे जाने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आपको मालूम है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। कैसा होता है बेटा? मैक्सिमम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही बेटा रीजन है कि वाटर जो होता है ये लिक्विड होता है और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? गैस होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? गैस होते हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे आपको बता दिया। ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में लिखवा चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर कितने वाटर से सराउंडेड है? 4 वाटर से। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजनों के द्वारा और 2 ऑक्सीजनों के द्वारा। एक बात बच्चों एनसीईआरटी में लिखी हुई ध्यान रखिएगा, वाटर का क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है? इट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म इज आइस। वाटर का क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म क्या? आइस। आप जानते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वेल पैटर्न में अरेंज होते हैं।
तो आइस में जो वाटर है वेल पैटर्न में अरेंज होते हैं। आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, अभी मैं पढ़ के दिखाऊंगा कि आइस जब नॉर्मल कंडीशन पर होती है तो नॉर्मल कंडीशन में ये हेक्सागोनल फॉर्म में क्रिस्टलाइज करती है, और जब ये आइस वेरी लो टेम्परेचर पर होती है तो ये क्यूबिक फॉर्म में क्रिस्टलाइज करती है। ये लिखा हुआ है सब कॉपी पर, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूं बेटा कि जब आइस के हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को देखते हैं जो कि वेल पैटर्न में अरेंज होता है, बिकॉज आइस इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो आइस के जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो एक ऑक्सीजन, आप ध्यान दीजिए बेटा, जब एक वाटर 4 वाटरों से घिरा हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन से सराउंडेड है। और एनसीईआरटी में लिखा है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिस्टेंस होती है 276, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिस्टेंस होती है 276 पिकोमीटर। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। ओके, तो आइए अब मैंने जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ है बस वो पढ़ लेते हैं। आइए, पहला पॉइंट है ईच वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू विच इट इज लिक्विड व्हाइल अदर 6th A ग्रुप हाइड्राइड आर गैस। इतना लिखा है। इसी की आगे कंटिन्यू करिए, इसी की आगे कंटिन्यू करिए, लिखिए हेंस ईच ऑक्सीजन एटम इज, हेंस ईच ऑक्सीजन एटम इज tetrahedrally surrounded by 4 other oxygen atom। मैं फिर से बोल रहा हूं, hence each oxygen atom is tetrahedrally surrounded by 4 other oxygen atom at 276 pm distance, at 276 pm distance in its crystalline solid form, ब्रैकेट में आइस। जो चीज मैंने यहां पे लिखा वो मैंने आपको यहां पे लिखवा दिया। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रत्येक वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4। पहला पॉइंट ये हो गया, जिसके कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है, जिसके कारण ये लिक्विड होता है और अदर 6th ग्रुप के हाइड्राइड गैस होते हैं। एक बार खत्म करो। पॉइंट नंबर 2, वाटर का क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म है आइस। आइस क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट इज H2O वो वेल पैटर्न में अरेंज होते हैं। नॉर्मल कंडीशन पर ये हेक्सागोनल फॉर्म में है, वेरी लो टेम्परेचर पर ये क्यूबिक फॉर्म में है। इतना हो गया। अब मैंने बताया कि आइस में ऑक्सीजन की जो डिस्टेंस होती है वो 276 पिकोमीटर होती है, राइट। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे डेंसिटी जो है वो घटती जाएगी। बिल्कुल सही बात है, इसकी आपको जरूरत तो नहीं है। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे आप वाटर को गर्म करते जाओगे, 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो होता क्या है बेटा, मैं आपको बताऊं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। आगे क्या लिखा है, एट हायर टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को आप काट के लिखिए ड्यू टू वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह लिखिए ड्यू टू वॉल्यूम एक्सपेंशन। 4 डिग्री के ऊपर जाएंगे, आप गर्म कर रहे हो तो एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक घटेगी।
मैं फिर से बताना चाहूंगा, 4 डिग्री के ऊपर जाने पर डेंसिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि 4 डिग्री के जब ऊपर जाते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को काट कर लिखिए ड्यू टू वॉल्यूम एक्सपेंशन। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर बिकॉज इन आइस वाटर आर अरेंज्ड इन ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको विधिवत ये समझाया है। At atmospheric pressure, ice crystallizes in hexagonal form, but at very low temperature, it condenses to cubic form. Right? Next, आइए वाटर की कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसको मैं हटाना चाहूंगा। ठीक है, वाटर की कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है। जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या, हाँ बहुत ही अच्छी रिएक्शन, ये भी आपको पढ़ा चुका हूं। मेटल हाइड्राइड हो या नाइट्राइड हो या फॉस्फाइड हो, इनमें से किसी का रिएक्शन भी आप वाटर से करा दीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, मेरा प्लस तेरा माइनस ले लेगा और तेरा प्लस मेरा माइनस ले लेगा। अब सुनना जरा बेटा, देखिए मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है तो मेटल पे चार्ज पॉजिटिव होगा। हाइड्राइड क्या होता है? H माइनस। नाइट्राइड क्या होता है? N-3। फॉस्फाइड क्या होता है? P-3। अब देखो वाटर के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। होगा क्या, जब ये रिएक्शन होगी तो मेरा प्लस तेरा माइनस ले लेगा और मेरे जो माइनस है वो तेरे प्लस ले लेंगे। मतलब मेटल तो हमेशा बदलेगा अपने हाइड्रोक्साइड में। अब देखना है ना, अगर हाइड्राइड होगा तो H प्लस को लेने के बाद हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग होगा। अगर नाइट्राइड होगा तो माइनस का 3 है, 3 H प्लस लेगा तो अमोनिया के रूप में अलग होगा। और अगर फॉस्फाइड है तो फॉस्फीन के रूप में अलग होगा। ओके, तो मेटल हाइड्राइड विद वाटर हाइड्रोजन गैस, मेटल नाइट्राइड विद वाटर अमोनिया गैस, मेटल फॉस्फाइड विद वाटर फॉस्फीन गैस। और मेटल किस में बदल जाएगी? अपने हाइड्रा ऑक्साइड में। राइट, जैसे इन्होंने पहले एग्जांपल लिखा है कैल्शियम हाइड्राइड। फार्मूला बनाना समझी गए होंगे आप, कैसे बनेगा फार्मूला आप समझ गए। कैल्शियम होता है Ca+2, हाइड्राइड होता है H-, क्रिस क्रॉस कर देंगे, ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा। आपने वाटर से रिएक्शन कराया, कैल्शियम क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड के रूप में अलग हो जाएगा और हाइड्राइड जो है हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाएगा। आप जानते हैं बच्चों, कैल्शियम हाइड्राइड को हम लोग हाइड्रोलिथ भी कहते हैं एंड यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोलिथ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन गैस को ट्रांसपोर्ट करने में। क्यों? सुनना भाई, हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है। अब मान लो इसको आप सिलेंडर में भर के ले जा रहे हैं, मान लो कहीं से भी कोई लीकेज हो गया और बगल में कोई बीड़ी पी रहा था, भैया आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को गैस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, उस हाइड्रोजन को कैल्शियम से ट्रीट कराकर उसका हाइड्राइड बना लेते हैं। हाइड्राइड क्या होता है? आयनिक हाइड्राइड होगा, क्योंकि एस ब्लॉक का हाइड्राइड आयनिक होगा, सॉलिड होगा। इसको हमने बोरे में भर लिया और बोरा टांग के भैया ले गए। जहां पर हाइड्रोजन गैस को पैदा करना था, बोरे को पानी में ऐसे डाला, बोरे में क्या था? कैल्शियम हाइड्राइड। जैसे ही पानी में जाएगा ये रिएक्शन होगी और कौन सी गैस प्राप्त होगी आपको? हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम हाइड्राइड के फॉर्म में हम हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये सेफ होता है। गैस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करोगे, विस्फोट होने का खतरा रहता है, आग लगने का खतरा रहता है। ठीक है, तो पहली रेंज समझ में आ गई। दूसरा क्या लिखा उन्होंने? कैल्शियम नाइट्राइड ले लिया। ले लो भैया, बोरे को क्या है, जो मन है वो ले लो भाई, हम तो बैठे ही हैं। लो भैया, क्या होगा?
कैल्शियम अपने हाइड्रा ऑक्साइड में बदलेगा और नाइट्राइड क्या होता है N-3 3 H+ को लेगा और अमोनिया गैस के रूप में अलग हो जाएगा, राइट। फिर क्या लिया इन्होंने, कैल्शियम फॉस्फाइड लिया है, ले लो भैया, मैं तो कभी मना ही नहीं करता हूं। कैल्शियम क्या होगा, हाइड्रा ऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाएगा और फॉस्फाइड क्या करेगा, 3 H+ को लेकर फॉस्फीन के रूप में अलग हो जाएगा। बच्चों बात क्लियर हो रही है? चलो भाई, तो यहां पे लिखने वाली बात बस ये थी, ये वाला पॉइंट लिख लेना, यूज टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन गैस, एक ये लिख लेना और इनके सिंबल बना लेना, ठीक है। चलो अगली बच्चों रिएक्शन लिखी हुई है वाटर की, एक रिएक्शन तो ये हो गई, ठीक है। अगला रिएक्शन लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड। आइए मैं इसको हटाना चाहूंगा, ठीक है। बेटा पढ़ाई करते रहना सब लोग, है ना, और प्रोटेक्शन के साथ रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा सब अच्छा होगा। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, ठीक है। और बेटा एक बात आपको बताना चाहेंगे हम, सिलेबस जो हम लोग का 10% रह गया है आराम से खत्म करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर हम लोग कुछ प्लान करते हैं अबाउट रिवीजन, अबाउट टेस्ट सीरीज, ओके। अभी आराम से इसको हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। सुनो बेटा, हटाए इसको। अगला बेटा पॉइंट लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड। आ जाओ, सुनना बेटा, बहुत कष्ट है, बड़ा दुख है, बहुत अच्छा हम लोगों का प्रिपरेशन चल रहा था, न्यूमेरिकल क्लास चल रही थी, रिवीजन चल रहा था, कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया था, फिर से साला ऐसा लगता है जैसे फिर से किसी ने पानी फेर दिया है पूरी मेहनत पर। मुझे जो फीवर आया शुरुआत में, मैं सच बता रहा हूं, वो वायरल के कारण नहीं आया, उस फीवर का मेन कारण था टेंशन, शायद डिप्रेशन। हफ्ते भर तो बेटा मैं डिप्रेशन में रहा हूं और उस डिप्रेशन में मुझको फीवर आया था। कष्ट तो होता ही है, इतनी मेहनत करता है इंसान और उस मेहनत पे पानी फेर दिया जाए, कष्ट तो होता ही है। खैर, हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। हाइड्रो माने वाटर, लिसिस माने ब्रेकिंग। तो जब किसी मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, राइट, breaking of a molecule with the help of water. जब किसी मॉलिक्यूल को हम वाटर की हेल्प से ब्रेक करते हैं तो उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस। बोलो क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। अच्छा, और इट इज ऑलवेज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और जानते हो बेटा हाइड्रोलिसिस कराना बहुत आसान होता है। हाइड्रोलिसिस में पूरा खेल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का, दैट्स इट। मेरा माइनस तेरा प्लस लेगा, तेरा प्लस मेरा माइनस लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कॉपी में BCl3 लिखा है, BCl3। अब देखना बेटा, हमें इसको क्या करना था? हाइड्रोलाइज। बहुत ही आसान, वेरी सिंपल। अब देखो वाटर में प्लस माइनस, यहां पे क्या होगा? ये क्या है? माइनस, और इस पर चार्ज क्या होगा? प्लस। इन पे चार्ज क्या है? माइनस। वेरी सिंपल। बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ठीक। मेरे माइनस को क्या मिल गया? तेरा प्लस, और तेरे प्लस को क्या मिल गया? मेरा माइनस। ठीक, फिर से काटो।
तेरे माइनस को मिल गया मेरा प्लस, मेरे प्लस को मिल गया तेरा माइनस, फिर काटो, तेरे माइनस को मिल गया मेरा प्लस, मेरे प्लस को मिल गया तेरा माइनस। तो क्या हुआ बेटा बताओ, 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl अलग हो गए गैस के फॉर्म में, और BOH का होल थ्राइस। मैं अपने बच्चों को कई बार बता चुका हूं, नॉन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। दिस इज नॉट बेस, दिस इज एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड। ओके, तो आगे के जो भी एग्जाम्पल लिखे आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। जैसे एक मैंने करके दिखाया, 2 पॉइंट लिख लीजिएगा और यहां पे प्लस और माइनस दिखा दीजिएगा। दिखा दिया है मैंने कॉपी पर, तो वो भी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लिख लेना बोरिक एसिड। ओके, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, NCl3। जैसे आपकी कॉपी में लिखा है वैसे ही लिख देता हूं। ध्यान दीजिएगा हुजूर, अब की बार खेल उल्टा हो गया है। क्या उल्टा हो गया गुरुजी? देखो ना, देखो जरा भैया, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब की बार नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घसीटेगा हुजूर, तो नाइट्रोजन पे माइनस होगा और सभी पे क्या होगा, प्लस। तो चलो भैया, माइनस को मिलेगा प्लस, प्लस को मिलेगा माइनस, सारे बॉन्ड कटेंगे। माइनस को मिलेगा प्लस, प्लस को मिलेगा माइनस, माइनस को मिलेगा प्लस और प्लस को मिलेगा माइनस। क्या हो गया जनाब, NH3 अलग हुआ और HOCl के 3 मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। हाइपोक्लोरस एसिड नाम में कई बार बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, चलिए सारे एग्जांपल मैं कॉपी पे करके दिखा देता हूं। तो हाइड्रोलिसिस बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वेरी सिंपल। माइनस को दे दो प्लस, प्लस को दे दो माइनस, राइट। ओके, और रिएक्शन को बैलेंस करना भी बहुत ही आसान होता है। रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आगे बढ़ो, और क्या दिया है, PCl3 दिया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पर होगा माइनस। सॉरी, इतना ऊपर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा शायद। बेटा मैं ये हटाना चाहूंगा, हटा दो, ठीक है। आइए करते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, बॉन्ड कटेगा, माइनस को मिलेंगे प्लस और प्लस को मिलेंगे माइनस। ये अलग हो गया। फिर से बच्चों वही बात मुझे बोलनी है, नॉन मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड बेस नहीं होते हैं, एसिड होते हैं। H3PO3 नाम आपको मालूम है इसका, फॉस्फोरस एसिड, राइट। नेक्स्ट बेटा देखेंगे, अगला क्या लिखा, SiCl4। हाइड्रोलिसिस कराएंगे। चलिए अब मुंह जबानी हम लोग करेंगे बेटा। Cl 4 लगे होंगे, चारों Cl पे माइनस होगा और सिलिकॉन पे प्लस होगा। तो Cl माइनस को मिलेगा H प्लस और Si को मिलेगा OH माइनस। तो SiOH का होल 4 और 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। फिर से देखिए, नॉन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। आप इसको ओपन करके लिखिए, H4SiO4 बोले तो सिलिसिक एसिड।
बोले तो सिलिसिक एसिड। ओके बेटा। अच्छा, अब यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर एनसीईआरटी आप खोलकर देखते हैं तो एनसीईआरटी में क्या किया गया है, उन्होंने इसके स्थान पर SiO2 लिखा है। क्यों SiO2 लिखा है मैं आपको बताना चाहूंगा। इधर देखो बेटा, होता क्या है, उन्होंने क्या बोला कि जो SiOH का होल 4 है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, तो उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को इलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल आप इलिमिनेट कर देते हैं तो क्या बचेगा, SiO2 बचेगा, SiO2। तो एनसीईआरटी ने जब SiCl4 का हाइड्रोलिसिस करवाया है, तो वैसे तो हम लोग सिलिसिक एसिड ही लिखते हैं, बट एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ये लिखा, क्यों लिखा होगा आपको याद होगा, एक कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। तो कुछ वैसा ही बिहेवियर शो हो रहा है कि कार्बन की जगह यहाँ सिलिकॉन है जिसपे एक से ज्यादा OH लगे हैं, अनस्टेबल है, वाटर निकाल दिए। तो एनसीईआरटी में ये दिया गया है। हम लोग अक्सर सिलिसिक एसिड ही लिखवाते थे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप ये टिक करिएगा, और अगर दोनों ऑप्शन में ना हो तो जो मिल जाए आप वो टिक कर देना। ठीक है। हाँ, ब्रैकेट में एक बहुत ही सुंदर सा पॉइंट लिखा हुआ है, SbCl3 और BiCl3। बहुत ही सुंदर पॉइंट है, याद रखना है। एंटीमनी क्लोराइड और बिस्मथ क्लोराइड, बच्चों इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड में पर्ल व्हाइट अपीयरेंस। ठीक है, ये देखिए बेटा, SbCl3 हो या BiCl3 हो, जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है बच्चों, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड या बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, या हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ते थे, सुनना मेरी बात, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड या एंटीमोनिल क्लोराइड, राइट, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड या बिस्मथिल क्लोराइड, दोनों नाम बोल सकते हैं। आपके में पहला वाला नाम लिखा हुआ है, एलिमेंट का नाम, फिर ऑक्सीजन का नाम, फिर Cl का नाम, राइट। अच्छा, ये मोती जैसा दिखाई पड़ता है, मोती जैसा होता है, पर्ल व्हाइट अपीयरेंस इसका होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसको तोड़ के लिखना हो तो ये कैटायनिक पार्ट होगा, ये एनायनिक पार्ट होगा, ये कैटायनिक पार्ट होगा, ये एनायनिक पार्ट होगा। जब भी इसको तोड़ोगे SbO प्लस Cl माइनस में ही तोड़ोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। SbCl3 और BiCl3 पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है एंटीमनिल क्लोराइड या एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, बिस्मथिल क्लोराइड या बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, मोती जैसा होता है, सफेद मोती जैसा होता है, पर्ल व्हाइट अपीयरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बस ये 2 ही एग्जांपल थे पार्शियल हाइड्रोलिसिस के, बाकी सारे एग्जांपल बहुत ही नॉर्मल होते हैं। माइनस को दे दो प्लस, प्लस को दे दो माइनस। ठीक है बेटा, आइए यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसी पेज की हाशिए पर आप लिखिएगा, इसी पेज की हाशिए पर, कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं इनका भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये अपने ऑक्सी एसिड में बदल जाते हैं। ये रिएक्शंस भी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस में आती हैं। ये रिएक्शन भी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस में आती है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है यार ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। आप ये देखिए, मान लीजिए हम यहां पर ले लें P4O10, ठीक, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। आपने इसका वाटर से रिएक्शन करा है, बिल्कुल यार इसके अंदर के बॉन्ड टूटेंगे तो ये रिएक्शन भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है।
पीरियोडिक टेबल में आपने हमसे पढ़ा था कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में नॉन मेटल होता है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनता है। ये सब हम आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुके हैं, फिर भी किसी बच्चे को ना मालूम हो तो सुन ले। फास्फोरस के 2 ऑक्सी एसिड यूजली होते हैं, H3PO3, H3PO4, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड। नाम लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने P4O10 लिया, +5 स्टेट का लिया तो +5 स्टेट का ऑक्सी एसिड बन गया। आप यहां पे ले लो, मान लो P4O6। ये सारी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में काउंट की जाती हैं। जहां जहां कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, वो सारी रिएक्शनें हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में काउंट की जाएंगी। ये भी बच्चों हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का पार्ट है, आप इसी पेज के हाशिए पर लिखिएगा। ओके, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे जगह नहीं है नीचे, मैं ऊपर लिख रहा हूं। मान लीजिए आप ये ले लीजिए SO3। अब तो आपको भरोसा होना चाहिए, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब पानी डालेंगे तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी ना, तो बॉन्ड की अगर ब्रेकिंग हो रही है तो वो रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहलाएगी। +6 में था तो सल्फ्यूरिक एसिड आपने बना दिया। और लिख सकते हैं नाइट्रोजन +5 स्टेट में नॉन मेटल का ऑक्साइड है, हाइड्रोलिसिस होगी और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड में बदल जाएगा, दिस इज नाइट्रिक एसिड। और भी आप लिख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के भी 2 ऑक्सी एसिड मैंने बताए हैं आपको, HNO2 नाइट्रस एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी किसमें काउंट होती है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये सब होती हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी पानी के द्वारा किसी मॉलिक्यूल का टूटना, पानी के द्वारा बॉन्ड्स का टूटना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। पूरा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एंटीमनी क्लोराइड बिस्मथ क्लोराइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, हमें पर्ल व्हाइट एप्रियस मिलता है एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड और बिस्मथल क्लोराइड का। नॉन मेटल के ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड में बदल जाते हैं। ये सब बच्चों हाइड्रोलिसिस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ओके, चलिए ये आप हाशिए पे लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक। ओके, अच्छा, जब आप इतना पढ़ लेंगे तो एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और पीछे का रीडिंग मारेंगे। हम आगे जा रहे हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, हाँ बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या पढ़ना है इसी पढ़ लो। हार्डनेस बच्चों 2 प्रकार की होती है, टेम्पोरेरी और परमानेंट। टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और परमानेंट हार्डनेस होती है ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट, आगे लिख लो, ऑफ Ca+2 एंड Mg+2। तो टेम्पोरेरी हार्डनेस ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ Ca+2 एंड Mg+2, और परमानेंट ड्यू टू क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मेरी बात सुनो, जब पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व हो, ऐसे पानी को हार्ड पानी कहेंगे। और हार्डनेस कैसी है? टेम्पोरेरी। अगर पानी में
कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व हो, कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व हो, या मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व हो, मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व हो, तो ये पानी भी हार्ड वाटर कहलाएगा और इस हार्डनेस को कहेंगे परमानेंट हार्डनेस। सवाल ये उठ रहा है इसे टेम्परेरी हार्डनेस और इसे परमानेंट हार्डनेस क्यों कह रहे हैं? उत्तर, टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग घर पर बैठकर दूर कर सकते हैं, हमें किसी स्पेशल लैब में जाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। जबकि जब ये सॉल्युबल सॉल्ट पानी में उपस्थित होते हैं तो इन सॉल्ट को रिमूव करने के लिए हमें स्पेशल रिएक्शंस करानी पड़ती हैं, हमें लैब में जाना पड़ता है, हमें फैक्ट्री में जाना पड़ता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। अब सवाल यह है, क्या हार्ड वाटर हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है? हाँ, हम लोगों के लिए हार्ड वाटर हार्मफुल होता है। जरा इसके नीचे देखिए, एक डब्बा बना होगा, उस डब्बे में मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं, लिखेंगे? यस, पहला पॉइंट ही लिखेंगे, इट इज हार्मफुल। इट इज हार्मफुल। क्यों हार्मफुल होता है हार्ड वाटर? बहुत सारे रीजन है। रीजन नंबर 1 जैसे लिख सकते हैं, बस्टिंग ऑफ बॉयलर, बस्टिंग ऑफ बॉयलर ड्यू टू स्केल फॉर्मेशन, देखिए बच्चों, जानते हो वाटर का एक बहुत बड़ा यूज है स्टीम जनरेशन में। वाटर को ही हम लोग गर्म करके स्टीम बनाते हैं और स्टीम का तो बच्चों भयानक यूज होता है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं जहां पे बड़े बड़े लोहे के कंटेनर होते हैं जिसमें हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, स्टीम बनाते हैं। अब होता क्या है, जगह नहीं मैं रब कर दूंगा, ये जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, इन बॉयलर्स में जब हार्ड वाटर को, हमारा पानी कैसा है? हार्ड पानी। जब हार्ड वाटर को गर्म करके स्टीम बनाई जाती है तो साल दर साल क्या होता है, इनके अंदर वाली दीवार पर सॉल्ट डिपॉजिट होने लगते हैं। क्या डिपॉजिट होने लगते हैं? सॉल्ट। और इन सॉल्ट के डिपोजिशन को ही कहते हैं स्केल। क्या कहते हैं? स्केल। और इन सॉल्ट डिपॉजिट होने के कारण लोहे की ये चादर होती है ना बच्चों, ये चटकने लगती है। चादर जब चटक जाती है तो अंदर का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारा पानी अंदर भरा हुआ है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी यहां से ये फट जाता है और फटने से बहुत सारा पानी बाहर आता है, गर्म खौलता हुआ पानी बाहर होता है, तो यहां पर दुर्घटना हो सकती है, मजदूरों की डेथ हो सकती है। तो हार्ड वाटर का पहला नुकसान ये हो गया, बस्टिंग ऑफ बॉयलर। और बॉयलर बस्ट क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू स्केल डिपोजिशन। ठीक है, दीवार चटक जाती है, पानी बाहर आ जाता है। ओके, तो पहला ड्रॉबैक मैंने आपको बताया हार्ड वाटर का, बस्टिंग ऑफ बॉयलर ड्यू टू स्केल फॉर्मेशन। दूसरा बच्चा इसका ड्रॉबैक क्या होता है, लिखेंगे वेस्टेज ऑफ सोप। दूसरा हम लोग लिखेंगे वेस्टेज ऑफ सोप, वेस्टेज ऑफ सोप। हाँ, हार्ड वाटर में अगर आप कपड़ों को धोना चाहेंगे तो साबुन की बर्बादी होगी, इसीलिए हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ड्री पर्पस। लिख लेंगे अनसुटेबल, मैं समझाऊंगा, फॉर लॉन्ड्री पर्पस। कैसे अनसुटेबल होता है, कैसे साबुन की बर्बादी होती है, फील करिएगा। मान लीजिए एक हमारे पास गंदी शर्ट है जिसको हम धोना चाहते हैं, आपने हार्ड वाटर में शर्ट को डुबोया और उसमें साबुन को आपने घिसा। अब सुनना, साबुन क्या होता है? साबुन होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी
एसिड। ठीक, ये साबुन होता है। सोडियम का सॉल्ट है, फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये पानी में घुल गया। अब है क्या, पानी तुम्हारा कैसा है, हार्ड वाटर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम डिसॉल्व है। तो होता क्या है बच्चों, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ये क्या करते हैं, साबुन की बर्बादी करते हैं। कैसे, देखिएगा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, ये साबुन के इस एक्टिव पार्ट को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। RCOO का होल ट्वाइस Ca अगर कैल्शियम ले लें, या RCOO का होल ट्वाइस Mg अगर मैग्नीशियम ले लें। तो इस प्रकार से देखिए, जब तक हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की ये आयन उपस्थित रहेंगे, तब तक ये साबुन को प्रेसिपिटेट करते रहेंगे। और जब तक साबुन प्रेसिपिटेट होता रहेगा, तब तक झाग का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक झाग का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक गंदगी का रिमूवल नहीं होगा। इसलिए जो हार्ड वाटर होता है उसमें साबुन की बहुत बर्बादी होती है, ज्यादा साबुन घिसना पड़ता है, तब थोड़ा सा झाग पैदा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोप will get precipitate by calcium और magnesium ion present in hard water। इसलिए हार्ड वाटर देखिए हर तरीके से हम लोगों के लिए हानिकारक है। बस्टिंग ऑफ बॉयलर का एग्जांपल आपने देखा, और वेस्टेज ऑफ सोप आपने देखा, अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री पर्पस। सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम आपने डाला, जिसने सोप को क्या कर दिया बच्चों, प्रेसिपिटेट कर दिया। राइट, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। ठीक है, हार्ड वाटर temporary hardness due to bicarbonate of calcium and magnesium, permanent hardness due to chloride sulfate of calcium and magnesium। अच्छा, मुझे एक बात जानते हो कि आखिरकार हम लोग बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ही क्यों बोलते हैं, या क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ही क्यों बोलते हैं? इसका भी रीजन, एक्चुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम के मोस्ट ऑफ द सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जो सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल है, तो जब वो पानी में घुलेंगे ही नहीं, तो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगे ही नहीं, तो पानी हार्ड हो ही नहीं सकता। परंतु कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये जो तीन सॉल्ट होते हैं, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये तीन सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। और अगर ये तीन सॉल्ट वाटर सॉल्युबल हैं, तो वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होंगे, और अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, तो ऐसे वाटर को कहते हैं हार्ड वाटर। तो बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के यही तीन सॉल्ट क्यों बोले जाते हैं, और बोल दो क्रोमेट, कुछ और बोल दो। तो रीजन क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये जो तीन सॉल्ट होते हैं, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, जिसके कारण वाटर में ढेर सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आ जाते हैं, जो पानी को हार्ड बना देते हैं। क्लियर बेटा? चलिए, अब सवाल ये उठ रहा है कि हार्डनेस को दूर कैसे करें। टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के दो तरीके आपकी कॉपी पे लिखे, देखिए, बाय हीटिंग लिखा है और बाय क्लार्क मेथड लिखा है, और परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का तरीका लिखा है वॉशिंग सोडा मेथड। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है। हार्डनेस को दूर करने का मतलब है पानी से इनको हटाना। ये पानी से तभी हटेंगे जब आप इनके सॉल्युबल सॉल्टों को किसी तरीके से इनसॉल्युबल सॉल्ट में बदल दें। और आपको जान के खुशी होगी
कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वाटर में इनसॉल्युबल। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये जो सॉल्ट है, ये इन सॉल्टों को हम किसी तरीके से कार्बोनेट में बदल दें। जैसे कार्बोनेट में ये बदलेंगे तुरंत ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम पानी से अलग हो जाएगा, हार्डनेस क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो आओ कुछ ऐसे तरीके हम देखें जो इन सॉल्टों को कार्बोनेट में बदल देंगे और हार्डनेस को दूर कर देंगे। तो आइए चलते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का पहला तरीका है बाय हीटिंग। जानते हो गर्म करने से क्या होगा? बहुत ही आसान है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। गर्म करने से, मैं टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का तरीका बता रहा हूं। एंड टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट। गर्म करने पर क्या होगा? बाइकार्बोनेट बच्चों कार्बोनेट में बदल जाते हैं। ठीक, ये एक जनरल रिएक्शन होती है बाइकार्बोनेट के हीटिंग एक्शन की। अब हमारा हार्ड वाटर था, हार्ड वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, हमने इसको गर्म किया, क्या हुआ? ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदला प्लस CO2 प्लस वाटर। और लकली सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट क्या होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो जैसे ये प्रेसिपिटेट हुआ, पानी से कैल्शियम मैग्नीशियम खत्म हो गए, पानी हमारा सॉफ्ट हो गया। ओके, अब सुनना एक इंटरेस्टिंग बात एनसीईआरटी में लिखा है। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो सुन लीजिए। हम लोग कैल्शियम की चीजों को कार्बोनेट के फॉर्म में अलग करते हैं। एक बात दिमाग में रखना, मैग्नीशियम की चीजें जब अलग होती हैं तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में अलग ना होकर हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्म में अलग होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को अगर आप गर्म करते हैं तो वैसे तो यहां पे मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना चाहिए, लेकिन आप यहां पे बनाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये भी बच्चों इनसॉल्युबल होता है, अलग हो जाएगा प्लस ट्वाइस CO2। मतलब मैग्नीशियम के केस में जब आप उसके बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो वो अपने कार्बोनेट में ना बदलकर अपने हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। और उसका रीजन बच्चों क्या होता है? बिकॉज KSP of MgOH का होल ट्वाइस is greater than KSP of MgCO3। तो मैग्नीशियम जब भी बच्चों अलग होगा अपने हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्म में ही अलग होगा। ओके, इसलिए अगर मान लो सवाल आ जाए कि टेम्परेरी हार्डनेस को हम दूर करना चाहते हैं गर्म करके, हमने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया, बताओ ये किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा? तो हो सकता है 90% स्टूडेंट मैग्नीशियम कार्बोनेट लगा दें, लेकिन आप लगाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का KSP मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज्यादा होता है। राइट बेटा? अगला बेटा लिखा हुआ है क्लार्क मेथड लिखा है, देखिए इसी के नीचे। तो कुछ लिखना चाहो लिख लो, ये लिख लो, बस ये लिख लो, ठीक है। ओके, मैग्नीशियम वाला पॉइंट लिख लो, वो अच्छा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट, बाय क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हम लोग यूज करते यूजिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, यहाँ लाइम लिखा हुआ है, आप यहां पे लाइम की जगह स्लैग्ड लाइम लिखे CaOH का होल ट्वाइस।
दूसरा तरीका बच्चों है क्लार्क मेथड। टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करना है, बाइकार्बोनेट को हटाना है, तो आगे लिखेंगे यूजिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लैग्ड लाइम, चेंज कर लीजिएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेना बेटा। और मैं आपको बताना चाहता हूं बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में बदलने का तरीका क्या होता है, एक गर्म करके, और दूसरा तरीका होता है उसमें कोई बेस डाल दूंगा। काम दोनों का सेम है। बाइकार्बोनेट किस में बदलेगा, कार्बोनेट में। आपने स्लैग्ड लाइम लिया, बस कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में बदलकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा और वाटर आपका अलग हो जाएगा। खत्म हो गई बात। ठीक, अच्छा अब यहां पर भी एक बहुत ही सुंदर सी बात क्या है, मान लीजिए टेम्पोरेरी हार्डनेस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण है और आपने यूज किया, तो फिर से वही बात बच्चों, मैग्नीशियम को किस फॉर्म में अलग करेंगे, हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम किस में बदलेगा, वो कार्बोनेट में बदलेगा, प्लस सॉरी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हमने आपको बताई है कि मैग्नीशियम को जब भी आप प्रेसिपिटेट करेंगे हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो क्लार्क मेथड यूजिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लैग्ड लाइम कर लीजिएगा लाइम की जगह पर, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, और बाकी लिखा हुआ है। नेक्स्ट बेटा, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का तरीका लिखा है वाशिंग सोडा मेथड, और यहां पे मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। वाशिंग सोडा क्या करेगा, कार्बोनेट क्या कर देगा, इंटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। राइट, अच्छा अगले पेज पे चलते बेटा। अगले पेज पे लिखा है फॉर बोथ हार्डनेस, दोनों प्रकार की अगर हार्डनेस है तो कैसे दूर करेंगे। पहला तरीका बच्चों क्या है, कैलगॉन मेथड या सिक्वेस्ट्रेशन। देखते हैं, ये लिखा हुआ है, बस ये वाली आपको लिखना था, लिख लिया होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है भाई, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए बाइकार्बोनेट भी उपस्थित है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, क्लोराइड और सल्फेट भी उपस्थित है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो फिर हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो दोनों प्रकार की हार्डनेस अगर उपस्थित है तो हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास है कैलगॉन मेथड, सिक्वेस्ट्रेशन भी कहते हैं, लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूं। व्हाट इज कैलगॉन? कैलगॉन इज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। कैलगॉन इज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, समथिंग लाइक दिस। और इसको जो है हम लोग और अच्छे से अगर देखें तो इसका राइट स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, 2,4,6 Na2Na4 PO3 का होल 6। ठीक, अब होता क्या है, इस कैलगॉन की हेल्प से हम कैसे अलग करते हैं। देखो बेटा, ये कैलगॉन क्या करता है, हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं उसको अपने अंदर वाले सोडियम से एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, आगे जगह नहीं, नीचे यहां लिख रहा हूं मैं, एक Na+ 4 Na पर 4+, तो यहां पे 2 अंदर आएंगे ये,
ये देखिए, तो इस कैलगॉन ने क्या किया, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को पकड़ लिया, और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जब ये पकड़ लेगा तो ऑफ कोर्स यार, पानी से अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम अलग हो जाएंगे मतलब हार्डनेस क्या हो गई, दूर हो गई। तो हम लोग का मेन मोटो क्या है, आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं, जितनी भी बदतमीजी हो रही है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण हो रही है। हार्डनेस का मुख्य कारण कैटायंस है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, ये हार्डनेस के कारण नहीं होते। ये तीनों तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को लेकर पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। मेन कल्पिट तो कैटायंस होते हैं। आप अभी तक 4 तरीके पढ़ चुके हैं और चारों तरीके में आपने देखा कि हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम को अलग करने का प्रयास किया। हमारा फोकस कभी भी एनायनों पे नहीं रहा, हमारा फोकस हमेशा कैटायंस पे रहा, क्योंकि साबुन की बर्बादी कैल्शियम और मैग्नीशियम कर रहे थे, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट नहीं कर रहे थे। क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट का सिर्फ इतना दोष होता है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को पकड़कर पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज हार्डनेस का मुख्य कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटायंस होते हैं। इसे सारे रिमूवल प्रोसेस में हम इन्हीं कैटायंस को दूर करने का प्रयास करते हैं। किसी न किसी तरीके से हम पानी से इनको हटाने का प्रयास करते हैं और हार्डनेस क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। राइट, तो व्हाट इज कैलगॉन, ये आपको याद होना चाहिए। कैलगॉन इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, रफली भाषा में NaPO3 का होल 6 लिख देते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है 246। मैं अपने बच्चों के पास बताना चाहूंगा, अगर होल 6 हटा दिया जाए, हाशिए पे लिख लेना, तो इसे बच्चों हम लोग कहते हैं ग्रेहम सॉल्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको, हम लोग बताओ, ग्रेहम सॉल्ट। राइट, नेक्स्ट अगला बेटा मेथड है, तो एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द कैलगॉन मेथड इज कैटायन एक्सचेंज मेथड। बिल्कुल सही बात है, हमने पानी से कैटायनों को ले लिया और अपने कैटायनों को पानी में छोड़ दिया। दिस इज अ कैटायन एक्सचेंज मेथड। अगला बच्चों तरीका है इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, परम्यूटेड प्रोसेस और जियोलाइट मेथड कहते हैं। व्हाट इज जियोलाइट, हटाना उसको, कुछ लिखना नहीं, सब लिखा हुआ, बस ये पॉइंट लिख लेना हाशिए पर। ठीक है, देखिए बेटा, व्हाट इज जियोलाइट मेथड, एक्चुअली जियोलाइट इज Na2Al2 Si2O8.XS2O, Na2Al2Si2O8.XS2O, इसे हम लोग जियोलाइट कहते हैं। और इतनी जगह पर कभी कभी हम लोग जेड लिख देते हैं, दिस इज जियोलाइट। चाय पिलाओ यार, ठीक है, ये जियोलाइट होता है। अब सुनो बेटा क्या होगा, ये जो जियोलाइट होता है बेटा, ये बेल्ट के फॉर्म में होता है, इसके अंदर जियोलाइट भरा हुआ है। ठीक, इस बेल्ट को हम हार्ड वाटर में क्या करते हैं, डिप करते हैं। जब इस बेल्ट को हम हार्ड वाटर में डिप करते हैं तो बिल्कुल कैलगॉन के तरीके ये बेल्ट क्या करती है, हार्ड वाटर से कैल्शियम आयनों को पकड़ लेती है और अपने सोडियम आयनों को छोड़ देती है। ये देखिए, इसे कहते हैं जियोलाइट बेल्ट। इस जियोलाइट बेल्ट ने क्या किया, हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को पकड़ लिया, तो बेल्ट हमारी बेकार हो गई, इसे कहते हैं एग्जॉस्टेड बेल्ट। सारा का सारा सोडियम इसने कैल्शियम के साथ एक्सचेंज कर दिया और हमारा वाटर क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। तो परम्यूटेड मेथड, जियोलाइट मेथड भी कैलगॉन के तरीके अगर देखा जाए तो कैटायन एक्सचेंज मेथड ही होता है। इस एग्जॉस्टेड बेल्ट को रीजनरेट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्रांड सॉल्यूशन। व्हाट इज ब्रांड सॉल्यूशन, ब्रांड सॉल्यूशन इज aqueous NaCl। ठीक है,
जियोलाइट बेल्ट रीजेनरेटेड। राइट, तो बस वैसे ही लिखा है, मैंने चित्र बनाकर दिखाया है, आपकी कॉपी में Na2Z लिखा हुआ है। राइट, आइए पढ़ लेते हैं। जियोलाइट आर हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। द एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेल्ट इज रीजेनरेटेड यूजिंग ब्राइन सॉल्यूशन। इट इज aqueous initial, thus permuted method is a cation exchange method। बिल्कुल सही लिखा हुआ। ओके, तो ये सेकंड तरीका हो गया जियोलाइट मेथड। नेक्स्ट, कुछ लिखना नहीं बच्चों, सब लिखा हुआ है। आगे बच्चों देखेंगे, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, द बेस्ट मेथड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, आइए ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। ये बेस्ट मेथड होता है। देखेंगे सब लोग सामने, देखिए इसमें ना क्या होता है, हमारे पास दो बेल्ट होती है। एक बेल्ट होता है जिसमें ऑर्गेनिक एसिड रखे होते हैं, और एक दूसरी बेल्ट होती है जिसमें ऑर्गेनिक बेस रखे होते हैं। ठीक है, जहां सब लोग देखिएगा ध्यान से, पहले फिगर बना देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझाएंगे फिर आपको। ये दोनों बेल्ट आपस में जुड़ी होती। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां से हार्ड वाटर को प्रवेश कराते हैं, एंट्री कराते हैं, हार्ड वाटर की एंट्री कराते हैं। अच्छा देखो, हार्ड वाटर क्या है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं। ये पहली वाली बेल्ट क्या करती है, जिसमें ऑर्गेनिक एसिड रखा है, ये पहली वाली बेल्ट क्या करती है, अपने कैटायंस को हार्ड वाटर के कैटायन से एक्सचेंज कर लेती है। ये देखो, अगर ध्यान से देखें तो इस ऑर्गेनिक एसिड ने कैसे वर्क किया, इसने वर्क किया एज कैटायन एक्सचेंजर। इसने हार्ड वाटर्स के कैटायंस को पकड़ लिया, और आपको तो मालूम ही है कि अगर कैटायंस को हम रिमूव कर देते हैं तो हमारी हार्डनेस क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, यहां से जो पानी निकलेगा दैट वाटर इज सॉफ्ट। आप लोग सोच रहे होंगे सर, जब इसने कैटायंस को पकड़ लिया, हार्डनेस को दूर कर दिया, तो दूसरी बेल्ट का क्या काम है। सुनो तो, इसने कैटायंस को पकड़कर हार्डनेस को दूर कर दिया, नो डाउट, लेकिन इसने एक बदतमीजी भी कर दी। इसने कैटायंस को जरूर पकड़ा, हार्डनेस को जरूर दूर किया, लेकिन इसने ये देखो क्या कर दिया, इसने हार्ड वाटर में एक्सेस ऑफ H+ को छोड़ दिया, जिसके कारण ये हार्ड वाटर एसिडिक हो गया, और एसिडिक वाटर हमारे लिए और ज्यादा डेंजरस हो गया। तो यहां से जो पानी निकला वो सॉफ्ट वाटर बट एसिडिक। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है एनायन एक्सचेंजर की, जब ये सॉफ्ट वाटर लेकिन एसिडिक वाटर दूसरी वाली बेल्ट से पास होता है, जिसमें ऑर्गेनिक बेस रखे हुए हैं, तो ये क्या करता है बच्चों, इसके अंदर जो एनायंस होते हैं, लाइक
सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मान लो सल्फेट ले लेते हैं, ये सल्फेट को पकड़ लेता है और क्या छोड़ेगा, 2OH माइनस। ये इसने पानी में छोड़ा H+, इसने एनायनों को पकड़ा, इसलिए इस बेल्ट को कहते हैं एनायन एक्सचेंजर बेल्ट। इसने एनायनों को पकड़कर OH माइनस छोड़ा और ये H+ और इसके द्वारा छोड़े गए OH माइनस आपस में कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहां से हम लोग को जो वाटर मिलता है वो सॉफ्ट डी मिनरलाइज्ड वाटर होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड ने क्या किया, ना सिर्फ कैटायनों को पकड़ा बल्कि एनायनों को पकड़ लिया। तो यहां से जो पानी निकलता है उसके अंदर कोई भी आयन नहीं होगा, ना कोई कैटायन और ना ही कोई एनायन। इसलिए ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड से हमें जो बच्चों पानी मिलता है वो डी मिनरलाइज्ड वाटर मिलता है, डिस्टिल्ड वाटर मिलता है। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने हार्डनेस भी बच्चों क्या कर ली, दूर कर ली। राइट, आपको जो लिखना हो लिख लो, जो भी आपको लिखा, सब कुछ लिखा हुआ है वैसे ऑलरेडी, बस डिस्टिल्ड वाटर में डी मिनरलाइज वाटर लिख दो, एसिडिक वाटर लिखा है उसके ऊपर लिख दो सॉफ्ट वाटर। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिखना जो लिख लो। ओके बेटा, कहां पर हो? तो वीडियो पढ़ना था, वीडियो ले जाते हैं यहां से, तो आज ना डालें वीडियो, आज वीडियो अपलोड ना करें। तो तुमने कोचिंग तो ये बोल दिया कि हम वीडियो लेने जा रहे हैं पोरवाल सर के पास, तो झूठ बोल रहे हैं कोचिंग वाले। चलिए आगे बेटा, सुनो बेटा, तो आज भी वीडियो पढ़ नहीं पाएगा, कल मिलेगा आपको ये वीडियो। सब VIP लोग हैं ओमेगा क्लासेस में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज वाटर के बारे में पढ़ा। वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। वाटर का क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है आइस, जो नॉर्मल कंडीशन पर हेक्सागोनल फॉर्म में होता है और वेरी लो टेम्परेचर पर क्यूबिक फॉर्म में होता है। आइस के इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रली एक वाटर 4 वाटर से घिरा होता है। ओ डिस्टेंस 276 पिकोमीटर होती है। आइस ओपन केज स्ट्रक्चर होने के कारण आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है। पानी की मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन बच्चों होती है, दैट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। किसी भी मॉलिक्यूल को पानी के द्वारा ब्रेक करना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। पूरा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, माइनस को दे दो प्लस, प्लस को दे दो माइनस। एंटीमनी क्लोराइड और बिस्मथ क्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड हमें मिलता है पर्ल वाइट एप्रियंस। नॉन मेटल के ऑक्साइड में भी अगर पानी डालते हैं
तो वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड में बदल जाता है। ये भी एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती है। हम लोगों ने यहां पे एक बात और भी पढ़ी, हम लोगों ने यहां पे पढ़ा मेटल हाइड्राइड, मेटल नाइट्राइड, मेटल फॉस्फाइड, पानी डालेंगे मेटल बदलेगा अपने हाइड्रोक्साइड में। हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन गैस, नाइट्राइड के केस में अमोनिया गैस, फॉस्फाइड के केस में फॉस्फीन गैस हमको प्राप्त होगी। हम लोगों ने पढ़ा हार्डनेस ऑफ वाटर दो प्रकार का, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस होता है बाइकार्बोनेट के कारण और परमानेंट होता है क्लोराइड और सल्फेट के कारण। बच्चों मेन कल्पिट एनायन नहीं होते हैं, कैटायंस होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। एनायनों का दोष इतना होता है कि जब ये एनायन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। अदरवाइज मुख्य दोषी कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटायंस। हार्ड वाटर हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, बस्टिंग ऑफ बॉयलर आपने देखा, वेस्टेज ऑफ सोप आपने देखा। टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करते हैं बाय हीटिंग या बाय क्लार्क मेथड, परमानेंट को करते हैं वाशिंग सोडा मेथड से। दोनों प्रकार की हार्डनेस को दूर करने के तीन तरीके हमारे पास है, कैलगॉन मेथड या सेक्वेस्ट्रेशन, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, जियोलाइट मेथड या परम्यूटेड मेथड, और लास्ट है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड जिससे हमको मिलता है डिस्टिल्ड वाटर। ओके बच्चों, इसके बाद का डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इतना आप तो तैयार करके रखिएगा। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।